नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर इन चीफ ऑफ क्यू वाइब नेटवर्क, आशुतोष पाठक सर। इस वाले इसमें बात करेंगे किस तरीके से जुडिशरी के कुछ लोग विद्रोह पर उतर आए हैं, जो हम अपने पहले भी कई शोज में देश कपूर सर, आशुतोष सर और आदित्य सत्संगी जी, कई लोग बोल चुके हैं कि जैसे हमारी जुडिशरी हमारी नहीं है, वो भारत से नहीं, वो बाहर के लोगों से ज्यादा इंस्पायर्ड है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई वहां की है, तो ये बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे पूरा सामान यहाँ उठा के ले आते हैं। सेकंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कपिल सिब्बल ने कैसे मुसलमानों को लूटा। ये हम नहीं कह रहे हैं और बहुत लोग कह रहे हैं। तीसरा जो हम बात करेंगे वो प्रियंका गांधी की पीएचडी के ऊपर। मैं पीएचडी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि परमानेंट हेड डैमेज हो चुका है उनका। शी नीड्स अ रियल साइकोलॉजिस्ट, शी नीड्स टू विजिट एंड सी सम रियल डॉक्टर्स। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू। बहुत बहुत आभार आपका गायत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सर, ये जुडिशरी में दो फाड़ की बात नजर आ रही है। और एक जस्टिस एपी सिंह जी है, मैंने सुना है कि वो मर्यादा लांघ चुके हैं सीजेपी आंदोलन पे जी। पूरी तरह से मर्यादा लांघ चुके हैं जस्टिस एपी शाह, और बहुत ये दुखद है गायत्री जी, बहुत दुखद है। भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए बहुत दुखद है। वैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि डिसेंट को, जो विरोधी आवाज है, उसको भी जगह दी जाती है, और आज से नहीं दी जा रही है ये बात। आप हैरान हो जाएंगे कि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। राजा जनक के जमाने से दिया जाता है। राजा जनक के दरबार में राजा जनक किस लिए प्रसिद्ध थे? तलवार भांजने के लिए नहीं थे, लड़ाई करने के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं और गजनी के जैसा, तैमूर के जैसा। वो प्रसिद्ध थे अपने राज्य में भांति भांति के विद्वानों को दुनिया भर से आमंत्रित करते थे, और उसमें विचार का विनिमय होता था, आदान प्रदान होता था, शास्त्रार्थ होते थे राजा जनक के दरबार में। और शास्त्रार्थ का मैं यहां पर क्यों जिक्र कर रहा हूं? इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि शास्त्रार्थ में अलग अलग पक्षों को सुना जाता था, और फिर जो सही, जिस पर सहमति बनती थी, उसको स्वीकार किया जाता था। इसलिए आपको याद होगा कि राजा जनक के ही दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी का डिस्कोर्स हुआ था। बहुत प्रचलित ये वाद और विवाद है, डिस्कोर्स है, डायलॉग है, बहुत प्रचलित, गार्गी और याज्ञवल्क्य का। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि आप अपनी भिन्न मतों के साथ भी चल सकते हैं। तो देयर इज एन एग्रीमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, कि हम इस पर अग्री करेंगे कि हम, आप दोनों आदमी असहमत हैं, लेकिन असहमति नफरत में पैदा हो जाए, इस प्रकार के वातावरण बन रहे हैं। याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि अब तो सदन में ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बोल दूं तो मैं नफरत को आमंत्रित कर रहा हूं, दुश्मनी को आमंत्रित कर रहा हूं। अब ये दुश्मनी के स्तर पर चला गया है। और आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। जस्टिस एपी शाह गोवा बार एसोसिएशन के किसी कार्यक्रम में गए बोलने के लिए। आजकल वो पुणे में रहते हैं, रिटायर हो गए थे, दिल्ली में वो जज थे। और ऐसा प्रचार किया गया कि वो प्रामाणिक जज हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं और भी एक अनुभव शेयर करूंगा आपसे। तो जस्टिस एपी शाह गए गोवा। गोवा में उन्होंने भाषण दिया, एक तरफा, एकांगी भाषण। डिसेंट रहने का पूरा हक है, लेकिन उसमें भी एक जज को जब आप ऐसी बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक्टिविस्ट के रूप में खड़े हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में, एक पार्टी के रूप में खड़े हो जाते हैं। जस्टिस एपी शाह ने कहा कि जंतर मंतर पे आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह के टूल्स अपनाए गए। इससे बीभत्स बयान, इससे घटिया बयान किसी जज के मुखार बिंद से आए हो नहीं सकता है। इससे घटिया बयान आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी आज ही, जब आप सुबह उठे होंगे, तो उनका फिर एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है इंस्टा पे, और इंस्टा आज पे भी। उन्होंने जबरदस्त मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने आईटी सेल को भी दिखा दिया कि भैया तुम्हारे भरोसे हम नहीं हैं।
या अगर किसी को बुला करके सहयोग ले रहे होंगे वो अलग विषय है, लेकिन वो साफ खुद से दिखता है कि वो अपने वीडियो को पॉज कर अब रहे क्लिक कर रहे हैं, हैं, हम पॉज कर रहे हाँ वीडियो हैं। स्टार्ट करते हैं, तो ये सब वो दिख रहा है उनको। तो उन्होंने फिर आज एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं जो गुमराह हो गए हैं, या उन्होंने मुझे गाली दी, साथ साथ मेरे माताजी को भी नहीं छोड़ा, मेरे माताजी के भी खिलाफ के लिए भी बहुत ही विभत्स शब्दों का उच्चारण किया, फिर भी वो हमारे बच्चे हैं, हम उनको सुधारेंगे, हम उनसे डायलॉग करेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मार्ग जो आपने चुना है आप शब्द का, ये ठीक नहीं है, और सही से आइए, आप अपना विरोध कीजिए, अपनी बात रखिए, अगर सरकार आपकी बात न सुने तो कहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहिए, ठीक है लंबा आंदोलन हुआ, आमरण अनशन हुआ, कोई बात नहीं है, शांतिपूर्ण मार्च भी निकल सकता था, कोई करता, मैं कह रहा हूं सीआईए ही करता, तब भी ये बात बन जाती, लेकिन वो तो था ही नहीं, एजेंडा तो कुछ और था। एजेंडा तो था कि नेपाल बना देंगे, एजेंडा तो था कि जला देंगे, एजेंडा तो था कि संसद में घुस जाएंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे और इनको डरा देंगे। और ये डरा करके मैं आपको बताऊं कि 20 जुलाई को जिस प्रकार से भीड़ संसद के तरफ मार्च कर रही थी, मैं इसमें छात्रों की मार्च नहीं देख रहा था, मैं इसमें 1946 का सोहरावर्दी और जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे देख रहा था। माफ कीजिएगा अगर आपको गलतफहमी हो रही हो कि नहीं नहीं ये स्टूडेंट का मार्च था, स्टूडेंट थे, वो बेचारे तो कहीं नहीं थे, वो बेचारे तो किसी कोने में दब गए थे, बिल्कुल दब गए थे। ये स्टूडेंट का मार्च नहीं था, स्टूडेंट रहते तो स्टूडेंट मार्च करते, शांतिपूर्ण तरीके से करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक, अगर मान लीजिए उसमें जोश वोश आ भी जाता तो थोड़ा बहुत करते, लेकिन वो पुलिस को मारने लगते। कोई नीट का परीक्षार्थी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी नीट का परीक्षार्थी किसी पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठा सकता है, चाहे वो कितना भी फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना हो, चाहे वो उसकी जिंदगी ही बर्बाद क्यों ना हो, वो डिप्रेशन में चले जाएगा लेकिन हाथ नहीं उठाएगा। तो ये गुंडे थे और ये पार्लियामेंट बहुत में अटैक सारे करने के लिए लाए गए थे। बहुत सारे सलीमों के द्वारा ब्रेन वॉश किए हुए गुंडे थे। मैं जो सलीम कह रहा हूं तो बड़ी मर्यादा में कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं। एक सलीम जी को मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया है। जैसे ही उनका ये भाषण, ये उनकी ये प्रतिक्रिया आई है, एक सलीम एक्टिव हो गए, सलीम योगेंद्र जी। सलीम योगेंद्र जी एक्टिव हो गए और उनको कहने लगे कि फेंटलाइजेशन, ये देखिए इनफेंटलाइजेशन, मोदी जी इन्फेंटलाइजेशन समझते हैं आप? तो ये सलीम योगेंद्र जी समझा रहे हैं कि आप बच्चे कह रहे हैं, वो 20-25 साल के नौजवान बच्चे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, ये शर्म आनी चाहिए इनको कि नीट के परीक्षार्थी 20-25 साल के हैं। नीट के परीक्षार्थी 20-25 साल सर के उन्होंने हैं। कभी दिया होगा तो पता होगा ना, जब उन्होंने कभी पेपर ना दिया, ना पढ़ा, ना जाना, तो पता थोड़ी ना होगा उन्हें। भाई चौथा टर्म भी जो होगा वो भी बेचारे 20 के पास नहीं होंगे या 20 वर्ष के अठारह हो सकते हैं। 18 प्लस नहीं, 17 से, जनरली 17-18 साल का बच्चा होता है 12वीं में। 17-18 साल का हो प्लस सकता है। 4 कर लीजिए, 21 साल। हाँ 21 साल, ये 25 साल तक वो कह रहे हैं बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने ये उनको प्रौढ़ युवा के रूप में प्रदर्शित करके ये बतलाना चाहते हैं कि खबरदार मोदी, अब आप चुप हो जाओ, सत्ता मुझे दे दो, क्योंकि मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय से आता हूं जहां सिर्फ और सिर्फ अहंकार की ट्रेनिंग दी जाती है और इतने वहां ज्ञान का अहंकार चल रहा है। इसका मतलब संपूर्ण सर्वथा अज्ञानी है। जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं, शालीन होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, शालीनता और विनम्रता का एक लवादा उड़ा है। तो बहुत ही प्रांजल हिंदी का, प्रांजल अंग्रेजी का जो शब्द का चयन होता है बोलने में, वो करते हैं। सलीम योगेंद्र जी जरूर करते हैं, प्रांजल भाषा का प्रयोग करते हैं ये, जब भी ये बोलते रहते हैं और बोलते इस अंदाज में है जैसे लगता है कि कितने गौ हैं ये, गाय से भी विनम्र हैं ये, गौ माता की तरह इनका पूजना है। लेकिन जैसे ये उसी प्रकार अमिताभ बच्चन की तरह ये सहज, जैसे अमिताभ बच्चन को देखिएगा कि बहुत ही शालीन आपको दिखेंगे, कुछ अनकंफर्टेबल पूछ लीजिए वो टेढ़े हो जाएंगे,
फिर उनका अहंकार आ जाता है कि मैं अमिताभ बच्चन, मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। तो जैसे ही योगेंद्र जी को अनकंफर्टेबल कोई बात पूछ दीजिए, तब इनको अहंकार आ जाएगा कि मैं फलाने विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट और फलाने CSDSC का रिसर्चर, इतना बड़ा सिफोलॉजिस्ट, उसके साथ ऐसी बदतमीजी करने की हिमाकत हुई नहीं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट सेम है जो AP शाह तक ट्रेवल करता है, और इसीलिए ये AP शाह अभी गोवा में जाकर के ये बकवास कर रहे थे। अभी जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन, मुंबई हाई कोर्ट के यंग लॉयर्स ने बनाया है, उन्होंने इनको नोटिस सर्व किया है। अब देखिए नोटिस में, मैं आपको नोटिस पढ़ के सुनाऊं अगर आपके पास वक्त हो तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं मैं से बस आपको एक एक चीज़, एक लाइन बोलना चाहूँगी सर, जो आपने हाँ घमंड के ऊपर कहा, ठीक है? हाँ ये या इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वो हमारे ऊपर एहसान कर दिया हो इंटरव्यू देके या पैदा होकर, कि इनसे बड़े हाँ इंटेलेक्चुअल तो नहीं। ये भूल जाते हैं कि ये धरती ऐसी है जहाँ पे सैकड़ों ऋषि मुनि उस हाँ समय पर पैदा हुए हैं जब इनकी औकात नहीं थी पैदा होने की भी, मतलब जब ये पैदा भी बिल्कुल। नहीं हुए, ठीक? मतलब हाँ मैं क्या ही बोलना चाहूँ, ज्ञान जो है वो समुद्र की तरह है और घमंड जो है वो एक छल के प्याले की तरह है। अज्ञानता का परिचायक है, जी। अहंकार अज्ञानता का परिचायक है। अब देखिए नोटिस जो इन्होंने भेजा है, नोटिस में आरोप लगाया गया है, ये पहला है, ये नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 31 जुलाई 2026 को गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में दिए गए उनके भाषण के संबंध में जारी किया गया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति शाह के भाषण में हालिया छात्र आंदोलन का एक चयनात्मक, अधूरा और भ्रामक चित्रण प्रस्तुत किया गया। एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया, जबकि व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई एवं वीडियो में दर्ज हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ तथा आंदोलन के दौरान लगभग 250 पुलिसकर्मियों के घायल होने जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख नहीं किया। कहा कि आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण था, मैंने भगवान बुद्ध के रूप में सारे लोग बैठे हुए थे। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मोटे अधिकतर लोग शांति से बैठे हुए थे। लेकिन ये इनकी 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 इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी देखिए कि 250 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आज दिल्ली पुलिस को वालों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उनके स्पोक्स पर्सन ने, उन्होंने कहा कि मैं शांत नहीं बैठूंगा, सरकार मामले वापस ले ले तो ले ले, हाँ, हम वेद नहीं भूषण शांत जी तो बैठेंगे। सीधे गया, हम तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी फाइल करेंगे एफआईआर। हाँ, तो वो FIR फाइल करेंगे, वो निश्चित रूप से करेंगे। नोटिस के अनुसार इस प्रकार की एक तरफा सार्वजनिक टिप्पणी न केवल हिंसा के पीड़ितों, विशेषकर ध्यान घायल पुलिसकर्मियों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा करती है, बल्कि हिंसक घटनाओं में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई वैधानिक कार्रवाई को भी लोकतांत्रिक असहमति के दमन के रूप में प्रस्तुत करती है। एसोसिएशन का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध संविधान द्वारा संरक्षित है, किंतु हिंसा, तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों पर हमले और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले कृत्यों को किसी भी स्थिति में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता है और उनकी स्पष्ट एवं बिना शर्त निंदा की जानी चाहिए। नोटिस में इन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, सब जुडिस है। ऐसी स्थिति में किसी पूर्व संवैधानिक न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक मंच से एक पक्षीय और अधूरी तथ्यात्मक कथा प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखता है। ये नोटिस सर्व किया है उनको, इस पर जवाब उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन जाएंगे कोर्ट, उनसे पूछेंगे। अब देखिए इन्हीं ये जो कथित जज महोदय हैं, इनके ऊपर एक और गंभीर आरोप लगता है। राम मंदिर का फैसला आया था। राम मंदिर के फैसले के बाद संभवतः, मैंने हालांकि सुना नहीं है, लेकिन ये जो जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन से मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया ये, तो उन्होंने हमको बताया कि साहब यही जज हैं जिन्होंने राम मंदिर का जब फैसला आया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो पहला फैसला है जिसमें जो जिसका जमीन का कब्जा है उसको ना दे करके किसी और को जमीन दिया जा रहा है। अब बताइए, वो जमीन का कब्जा नॉन कब्जा में लपेट में आ रहा था ये राम मंदिर के फैसले को, 500 वर्ष की लड़ाई वाले फैसले को, ये जमीन का कब्जा नॉन कब्जा, मैंने कितने धूर्तता का, मैंने पाखंड का मैंने अति कर दिया। और आगे सुनिए, अब मैं उसका फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल हूं। संयोग ऐसा है,
मेरी और जस्टिस एपी शाह की कुछ दिन पहले बातचीत हुई है दूरभाष पर, टेलीफोन पे। उनसे बातचीत के पहले मेरी बातचीत एक और जस्टिस से हुई, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहां पे। तो उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर, मैं आपको आमंत्रित करना चाह रहा हूं और मेरे भी कार्यक्रम में अगर आप आए कभी तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि हाँ बिल्कुल आशुतोष जी, आप जब कार्यक्रम करेंगे मुझे थोड़ा पूर्व सूचना दे दीजिएगा, मैं जरूर आऊंगा। हो गई बात। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि और अदर पैनलिस्ट कौन है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एमबी लोकुर को मैं बुलाना चाहता हूँ। एमबी लोकुर से तो बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उसके ठीक 5 मिनट के बाद मैंने जस्टिस एपी शाह जी को फोन किया। उन्होंने उठाया, नमस्कार पाती हुआ बढ़िया से। उन्होंने पूछा कि हाँ भाई कैसे क्या। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं आ गया हूँ पुणे और मैं अभी ट्रेवल भी कर रहा हूँ, तो अभी तो बातचीत करने की भी स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी बताइए। तो फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आप जिस शख्स को बुला रहे हैं मैं उनके साथ स्टेज डायस शेयर नहीं कर सकता। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई सर, मैं तो आप दोनों को बहुत नहीं जानता हूं। तो लेकिन आपके बारे में उनके बारे में सुना मैंने, एक दो पक्ष, अलग अलग पक्ष आएंगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो बस इतना जानता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो सज्जन जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने तो सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है, वर्तमान सरकार के सामने। और मैं जिस जस्टिस का नाम ले रहा हूं, वो जिनको मैं बुलाना चाह रहा था, वो टोटल जिसको ऑनेस्ट कहते हैं, पूरा सार्वजनिक जीवन उनका खुली किताब रहा है, पूरी सार्वजनिक जीवन उनकी खुली किताब रही है। उनके बारे में ये जस्टिस एपी शाह कह रहे थे कि मैं डायस शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो वर्तमान सरकार के सामने सरेंडर करती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं उनका नाम लूंगा, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो हमारे कार्यक्रम में आने वाले हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि पहले लेना। वो दावे के साथ इधर के भी उधर के भी सारे लोग उनको इज्जत करते हैं, लेकिन ये जस्टिस एपी शाह हैं जो छूटते ही मुझे कहा कि मैं उनके साथ डायस शेयर नहीं करूंगा। ऐसा चरित्र हो गया है। लेकिन उस जिस जज के बारे में इन्होंने कहा कि मैं शेयर नहीं करूंगा, उस जज महोदय ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। इसको कहते हैं व्यक्तित्व। तो इनसे क्या अपेक्षा की जाए? ये कुछ नहीं, ये न्यायिक व्यवस्था की मर्यादा, गरिमा को ये सभी गिरा रहे हैं, जिसमें इतनी भी मर्यादा नहीं है कि वो और भी कुछ कह के टाल सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ नहीं करूंगा। मुझे वो एहसास करा रहे थे कि आप जिस शख्स को बुला रहे हैं वो सरकार के सामने, आप सोचिए किस प्रकार का नफरती दिमाग होगा। तभी तो ये वो गोवा में जाकर के बोल रहे हैं कि सरकार ने पूरी कोशिश की दमन करने की। ये क्या है? ये माहौल बनाना है। ये राष्ट्रीय स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश देना है कि एक्स जस्टिस इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। कोई राह चलता हुआ राहगीर नहीं बोल रहा है, एक्स जस्टिस बोल रहा है। इसका मतलब जस्टिस प्रणाली वहां पर कोलैप्स कर गया है, फेल कर गया है जुडिशियल सिस्टम। मतलब ही वांट्स टू depict as that India has already failed completely in judicial system. India is not having any functional judicial system. ट्रू, वो जानबूझ के दिखाना चाह रहे हैं, जानबूझ करके ये दिखाना चाह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वरना इस तरह की भाषा बोलते नहीं। और इसीलिए मैं तो बहुत बधाई देता हूं जैन जी लॉयर्स एसोसिएशन को, बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कम से कम उनको चेक एंड बैलेंस के लिए नोटिस भेजा है और उनको जवाब देना पड़ेगा। उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने एकांगी जो भाषण दिया है, ठीक है, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, आप बोलें, लेकिन राइट है तो फिर आपको खंडन भी करना पड़ेगा, फिर आपको सुनना पड़ेगा। आपके राइट वहां खत्म हो जाते हैं जहां अगर आपने इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है, देश को बदनाम करने की कोशिश की है, देश के न्यायिक व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश की है। न्यायिक व्यवस्था पर 1000 सवाल उठ सकते हैं। मैं खुद रोज उठाता हूं। मेरा तो पूरा, आप समझिए कि मेरी पूरी लड़ाई न्याय व्यवस्था से है, पूरी लड़ाई लगातार लड़ रहा हूं। आज भी मैंने कार्यक्रम किया है तो 3 अगस्त को लेकर के ही किया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि न्यायिक व्यवस्था में जो बाकी दुर्गुण हैं उससे बिल्कुल लड़ा जा सकता है, लेकिन ये कहना सरकार को बदनाम करने के लिए और साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था को भी धूमिल करने के लिए कि भाई सर, माने देश में डेमोक्रेसी नहीं है, देश में
फासिज्म है, फासिस्ट है, मोदी दमनकारी हो गया है, थिएनएनमेन स्क्वायर हो गया है भारत का जंतर मंतर, और यहां पर जो है सो टैंक से कुचला जा रहा है स्टूडेंट को। इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि वाह। थिएनएनमेन स्क्वायर हो गया है चाइना का जंतर मंतर। और ये वाह। लोग टैंक भी हो सकता है कि ग्राफिक्स डाल करके पाकिस्तानी हैंडल से टैंक भी चला दे, मोदी को उस ड्रेस में भी दिखा दे, डिक्टेटर के ड्रेस में, और कहे हाँ कि हाँ, टैंक चल रहा है। ये क्यों 2024 के इलेक्शन के वक्त सर इन्होंने डी फेक नहीं स्टार्ट किया था अमित शाह का? वो तो अमित शाह गॉट इनटू एक्शन मोड, फिर भी डैमेज हुआ ना उनके डी फेक से जो उन्होंने स्टार्ट किया। तो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर ये डी फेक वीडियोस और बाकी चीजें निकालना शुरू करें। बट लेट्स सी, इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड जो आप कह रहे हैं सर, जो इन्होंने स्टार्ट किया है जज बहुत साहब ने। डेंजरस है। और देखिए डेंजरस ट्रेंड का कोऑर्डिनेशन देखिए कितना सुंदर है। एपी साहब गोवा में कह रहे हैं कि सारे टूल अपनाए गए डिमोलिश करने के लिए और आवाज को साइलेंस करने के लिए, एकदम चुप कर दबाने के लिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैंने देखा अमित शाह ने आदेश दिया पैलेट गन चलाने का। प्रियंका गांधी कह रही है कि बताइए बताइए, अब गौमूत्र विशेषज्ञ हो गए हैं टीम में। स्केल देखिए आप, भारत को बदनाम करने के स्केल देखिए आप, कैसे पूरा कैकोफोनी तैयार किया जा रहा है, एक स्वरतंत्र तैयार किया जा रहा है, एक ही तरीके से स्टेटमेंट, बस अलग अलग स्टेटमेंट, लेकिन लक्ष्य एक है कि बाय एनी मींस सरकार को फासिस्ट डिक्लेयर कर दो। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अधीन भी बहुत सारे नेता हैं जो मोदी और अमित शाह की कार्यशैली से खुश नहीं है। हम ये भी मान सकते हैं कि मोदी और अमित शाह जो हैं वो नहीं सुन रहे हैं किसी की। ये भी मान लेते हैं कि भाई 20 दिन लग गया, 19 दिन तक अनशन हो रहा था, पहले ही मान लेते, और स्टूडेंट ने अगर डिमांड उठाया था तो उनको ले लेते रेजिग्नेशन। बिल्कुल मैं मानता हूं सही है, सारी बात सही है। लेकिन यार तुमको संसद, मैंने 25 साल में ऐसा तो नहीं देखा है कि संसद भवन तक लोग पहुंच गया हो। संसद भवन पहुंचने दिया ना तुमको? गोली नहीं चली ना, गोली नहीं चली। और गोली जिसके जिसके खानदान ने गोली चलवाई हो, जिसके खानदान ने श्राप झेला हो, वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है अमित शाह को आदेश देते हुए गोली चलते हुए। शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। और प्रियंका गांधी को देखिए, पप्पू यादव को देखिए, बेशरम लोगों को। पप्पू यादव भगवा धारण करके, ठीक है राम मंदिर में चोरी हुई है, कौन इनकार कर रहा है? किसने इनकार किया बताइए आप? नहीं, राम मंदिर को मुद्दा बना के तुम पूरी दुनिया में नंगा नाच कर रहे हो सालों, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? जो वो तुम्हारे हर जगह वक्फ बोर्ड चोरी करता है, क्रिश्चियन समाज पूरा चोरी करता है, ये अभी अभी क्रिश्चियनिटी के नाम पे 350 करोड़ सारी का आ रहा है, 350 करोड़ का घोटाला ये एंटीक वक्फ सारे बोर्ड का। उठा उठा के क्रिश्चियन मिशनरीज ले गई है ना। ये ममता, ये जो सर, शी इज द रिचेस्ट वुमन, शी इज रिचर देन इवन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ये बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने छापा, ये जो 10 जनपद पे बैठी हुई राजमाता है इनकी। एंड चोर इनको बिल्कुल बोल ठीक कह रहे रहे हो, चोरी की हैं। है नहीं इन्होंने। पर सर हमारा समाज ऐसा है जो सेल्फ करेक्शन करता है, हमारी हिम्मत है कि हम खड़े होकर बोल रहे हैं हाँ गलती नहीं हुई है और नहीं, इसको पनिशमेंट दी जाएगी। बट ये हमारा तो समाज देखिए क्या है, हमारा समाज क्या है। हमारा समाज अभी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे ड्राइंग रूम्स में चर्चा हो रही है, चोरी तो हुई ना, आप भगवा ड्रेस पर क्यों कह रहे हैं चोरी तो? अरे बेशर्मो, चोरी हम तो तो हर जगह रावण हो को रही है। जलाते, नहीं सर यहाँ रावण को चर्च जलाया में हो जाता रही है है। चोरी, चर्च में हो रही है, वो वक्फ बोर्ड में चोरी हो रही है, मस्जिद में चोरी हो रही है, मस्जिद में माल असबाब रखे जा रहे हैं, 303 से लेकर के असलहे रखे जा रहे हैं, बेशरम इंसान कहीं का। और तुम इस पर बैकफुट पर हो कि नहीं नहीं भगवा पहन लिया है, वो गलत बात है, चोरी तो हुई ना भगवा के। अरे चोरी हुई, चोरी तो हर जगह हो रही है। चोर प्रकृति के लोग, प्रवृत्ति प्रकृति के लोग हर जगह पाए जा सकते हैं। लेकिन क्या सरकार ने, क्या ट्रस्ट ने, सरकार ने ट्रस्ट को छोड़ दिया? क्या नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई? चोरी हुई, पकड़ी गई, उसके बाद सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है एक एक धूर्त आदमी ये कह रहा है 200 करोड़ रुपया ले लिया अमित शाह। एक धूर्त आदमी केजरीवाल को सुनिए जरा सा, कि 200 करोड़ रुपया की चोरी हुई, 200 करोड़ के हो गए, 200 करोड़ के, इस तरह से बोल रहे हैं वो।
बेशर्मी की पराकाष्ठा है गायत्री जी। सर मैं एक देखिए, चीज यहाँ पे ध्यान लाना इसीलिए चाहती हूँ भारत व्यूअर्स का, व्यूअर्स का, दशहरा आप किस लिए मनाते हो? क्योंकि एक घटिया इंसान हिंदुओं में पैदा हुआ था जिसका नाम था रावण। बहुत प्रतापी था, बहुत ज्ञानी था, पर उसने गलत काम क्या किया कि किसी की पत्नी के ऊपर नजर डाली, और वो भी किसकी वजह से? अपनी, उसकी अपनी बहन शूर्पणखा, जिसने ये पूरा कांड रचा। तो हिंदू समाज आज तक उसको सेलिब्रेट करता है कि गुड ओवर एविल। रावण इतना का ही आज तक नहीं, पुष्पा और चलाता दो है। कदम और सुन लीजिए। हिंदू जिस ब्राह्मण को ये ब्राह्मणवाद कह करके ये बेशरम गाली देते हैं, रावण ब्राह्मण था, ये भी ब्राह्मण कहता है। ये कहता है ब्राह्मण, ऐसा नहीं है कि कह देता है कि वो क्षत्रिय था। तो रावण को हम ब्राह्मण सेल्फ था तो करेक्ट, हम कहता है कि वो सेल्फ चरित्रहीन करेक्टिंग है। ब्राह्मण था। हमारे यहाँ दधीची भी है, ब्राह्मण है, और भी लोग ब्राह्मण थे, और हमारे यहाँ सर तुलसीदास, तुलसीदास क्या थे? ब्राह्मण थे। नहीं नहीं, आत्माराम तुलसी, दुबे, हाँ, हमारे आत्माराम यहाँ, दुबे, आत्माराम दुबे उनका नाम था ना, तुलसीदास जी का जी, असली नाम आत्माराम दुबे था। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ज्ञानी भी हुए हैं जो किसी समय पे डाकू थे, चोर थे, पर जब उन्होंने आध्यात्म का रास्ता पकड़ा तो उनकी पूजा भी हुई, उनको गाली पड़ी तो बाद में पूजा भी हुई। आपके कर्मों के बिल्कुल। हिसाब से आपका हिसाब होता है। बट द फैक्ट इज कि हमारा जो अपना हिंदू धर्म है, हम सेल्फ करेक्टिंग है, इसीलिए हम इवॉल्व किए, चाहे बिल्कुल, साइंटिफिकली, चारवाक को भी हम स्पिरिचुअली, सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेट चारवाक को करते हैं। ऋषि बनाया हमने। चारवाक को हमने ऋषि बनाया, बट द फैक्ट इज कि तुम्हारी हिम्मत है, जिसने 8 साल की लड़की के साथ अपनी सुहागरात मनाई, जंग वो रेगिस्तान में, उसको तुम लेकर आओ। ना, हिम्मत है बोलने की? ना, आप नाम बोल उसमें के फिर देख लो। ये इन्फेंटिलाइजेशन वाले कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें नहीं बोलेंगे। या तुम्हारा जो तुम्हारे एक क्रॉस पे लटक गए, वो क्रॉस वाले बाबा कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। ऐसे 100 जीसस थे इसराइल के अंदर सर। अगर आप जी बिल्कुल। एस्थर एस्थर की बात सुनेंगे, एस्थर धनराज हमारे शो पे कई बार आई हुई है, उन्होंने तो पूरा हम्म, खोल के रखा है कि देयर वाज नबडी कॉल्ड जीसस। यस। देन यू हैव द कैपेसिटी, लेट्स टॉक ऑन लॉजिक, लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। चलो लेकर निकाल कर आओ। और ये पप्पू यादव सजा याफ्ता मुजरिम, जो जब जैसे ही कुछ होता है तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, इसको तभी हार्ट अटैक, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर तभी चालू हो जाता है। ड्रामे की दुकान, ठीक है, ये जिसके ऊपर आनंद मार्गी था, ये आनंद जब मार्गी था ना, ये आनंद मार्ग पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार के इलाके में एक संस्था चलती है आनंद मार्ग, उसका आदमी है ये, अब जिसके सर ऊपर मैं, बहुत गंभीर आरोप लगे थे पुरलिया आर्म्स ड्रॉप केस में। तो सूप हंसे तो हंसे, छलनी हटे जिसमें 72 छेद, इसकी शक्ल देखी है? ये पूरा रावण ही है। ये हम मानते हैं तू ब्राह्मण है, तू रावण है। बिल्कुल आई सही है। मीन दोस नहीं, दोस इन सब के वीडियोस आर खिलाफ वेरी मुकदमा होना चाहिए। वेरी देखिए, इंस्टिगेटिंग प्रियंका वीडियो। गांधी के खिलाफ एफआईआर हो, और उन्होंने किस प्रकार से हंसी में उड़ाया है, और एक पूरी विधा को देखिए, उसके सहारे उन्होंने आयुर्वेद पर निशाना साधा, उसके सहारे उन्होंने नेचुरोपैथ पर निशाना साधा। विज्ञान की विधा है, वो इवॉल्व हो रहा है, ये प्राचीन है, हमने बीच में दबा दिया, अभी शोध होने चाहिए, उसका मजाक उड़ाया। और ये भगवा का मजाक उड़ा रहा है, सनातन का मजाक उड़ा रहा है पप्पू यादव। इन सब के खिलाफ एफआईआर हो, और एपी शाह को तो नोटिस चला ही गया है, क्या पता ये जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन कोई बड़ा एक्शन न ले। सर इसी इसी बीच में एक और वीडियो दिखा देती हूँ, मुसलमानों को भी कुछ एक गेम समझ में आने लगी है। चलिए लिया सिब्बल जी बाबरी का। मस्जिद का केस लड़ा, अरबों रुपए मुसलमानों का लूट लिया। बाबरी मस्जिद का केस लड़ा, वहां माशाअल्लाह राम मंदिर खड़ी हो गई। ये कपिल सिब्बल की वजह से, कपिल सिब्बल की वजह से हुआ है, और मुस्लिम तंजीमों की वजह से। कपिल सिब्बल ट्रिपल तलाक का लड़ाई लड़ा, हार गया। कपिल सिब्बल 370 का लड़ाई लड़ा, हार गया। कपिल सिब्बल CANRC का लड़ाई लड़ा, हार गया। कपिल सिब्बल शर्जील इमाम का लड़ाई लड़ रहा, करोड़ों रुपया ले लिया है, अभी तक वो जेल में पड़ा हुआ, कब तक रहेगा पता नहीं। और उमर खालिद का लड़ाई, कपिल बस कर देती हूँ सर, कॉपीराइट ना मार दे। वो ओवर रूल्ड लॉयर है, कहते हैं ना कि योर आर्गुमेंट इज ओवर रूल्ड, तो ये ओवर रूल्ड लॉयर है। क्यों? क्योंकि ये ओवर रूल्ड जजमेंट लेकर के आ जाते हैं, उसको केस लॉ के रूप में पेश करते हैं। वो नीलेश जी हमारे बोलते रहते हैं कि ये असल में ऐसे एडवोकेट हैं जो ओवर रूल्ड जो आर्गुमेंट है या जजमेंट है, उसको उस केस लॉ के रूप में साइट करते हैं, और फिर जज इनको कहते हैं अरे भैया ये ओवर रूल हो चुका है, लार्जर बेंच ने इसको जो है सो इनको ओवर रूल कर दिया है। सर एक चीज, ये पप्पू यादव के कॉन्टेक्स्ट में
ये इतने सारे एफआईआर हो रख चुके हैं इस बंदे के अगेंस्ट में, ये फिर भी खुलेआम घूमता और भौंकता रहता है। हाँ, खुलेआम देखिए, क्या अभी ये क्या कर रहे हैं, ये इनकी पत्नी से अभी जो हालिया रिपोर्ट है, अभी पूरी सच्चाई क्या है मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो पावर गैलरी की चर्चा है उसके हिसाब से इनकी पत्नी से नहीं बन रही है। मतलब रंजना जी जो हैं, इनकी पत्नी भी सांसद रही हैं और संजोग से हमारे नेटिव जिले से वो सांसद रही हैं, सुपौल से। तो रंजना जी से इनकी पटती नहीं है ठीक से, तो वो भी अंदर में एक कशिश होगी। और दूसरी बात कि ये राहुल और प्रियंका को प्रभावित करने के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, कि कैसे भी करके उसको, उनके एक ही ड्रीम है कि कांग्रेस पार्टी में आ जाएं और कांग्रेस पार्टी में वो बिहार के अध्यक्ष हो जाएं, और उसके बाद खाऊ पकाऊ करके कैसे भी करके कांग्रेस पार्टी को यह बताने की कोशिश करते हैं कि मैं पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी को जिंदा कर सकता हूं बिहार में और लालू यादव को फिनिश कर सकता हूं। उनकी जो परंपरा है या उनका जो लेगेसी है तेजस्वी यादव, मैं उनको बिल्कुल फिनिश कर दूंगा अगर आप मुझे प्रभार दे दें। ऐसा हो भी सकता है, ये मैं बात डिनाई नहीं कर रहा हूं, ऐसा हो भी सकता है कि अगर कांग्रेस का इनको प्रेसिडेंट बना प्रियंका दिया का जाए। खास है ये बंदा। हाँ, तो हाँ, प्रियंका का खास है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये आगे कर भी सकते हैं, उसमें ये काबिलियत है। पॉलिटिकल काबिलियत की बात मैं कह रहा हूं, बाकी चीज की छोड़ दीजिए। जो पॉलिटिकल काबिलियत होती है ना, उसमें कसर नहीं है श्रीमान पप्पू जी का। लेकिन ये जो उपहास किया है इन्होंने सनातन का, इनको कानूनी पचड़े में जाना पड़ेगा, जा सकते वो हैं। तो ऑलरेडी एफआईआर फाइल हो चुके हैं सर, बहुत सारी जगह, दिल्ली से लेके बिहार यूपी हर जगह फाइल हुई है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा मोहरा चुना है समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का। क्या चुना राहुल गांधी ने? बड़ा अच्छा मोहरा चुना है तो समाजवादी पार्टी को पिछाड़ने का। असर यूपी में आएगा ये, ना पंजाब में जाएगा ना बिहार में जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके की कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। लोग चलिए। कहते हैं ना कि वो पैर पे कुल्हाड़ी मारना, डिम्पल भाभी ने मदर टेरेसा बनते बनते अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार दिया उस वीडियो का एक। सही बात जी है, जी, सही बात। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जाने सो से पहले मच। व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और थैंक शेयर यू। करना ना भूलें सर का चैनल एंड माय चैनल ऑल्सो। आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए नंबर यूपीआई पे कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, थैंक जय यू। श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हर महादेव।